हेलो फ्रेंड्स, मेरी यह वीडियो विगत वर्षों में एसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हमारा पहला सवाल, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन 1 29 मार्च, ऑप्शन 2 5 अप्रैल, ऑप्शन 3 18 फरवरी, ऑप्शन 4 22 मार्च। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 22 मार्च है। हर साल 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 2022 का विषय भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। अंतर्राष्ट्रीय विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 2022 को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 2022 का विषय भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना है। ऑप्शंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 29 मार्च को पियानो डे मनाया जाता है। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे। और 5 अप्रैल को ही समता दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 22 अप्रैल, ऑप्शन 2 5 जून, ऑप्शन 3 2 फरवरी, ऑप्शन 4 9 जनवरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हर साल 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2022 का विषय इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। विषय के बारे में जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे भी जुड़े हुए कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 2022 का विषय इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट्स है। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट है। अब हमारे और भी ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं, उनके बारे में क्या खास है। 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय या विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 2
2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। सो गाइज, हमारे इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर 1 जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर 2 स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर 3 एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर 4 श्री अरबिंदो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक श्री अरबिंदो हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक श्री अरबिंदो हैं। अब ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। एनी बेसेंट, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थी, और स्वामी विवेकानंद, जो कि एक धर्मगुरु थे, जिन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया था, और इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि शिकागो में हुआ था। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम वेदांत फिलॉसफी है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक में वेदांत फिलॉसफी, राजयोग और कर्मयोग है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला सवाल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था? ऑप्शन नंबर 1 1699, ऑप्शन नंबर 2 1738, ऑप्शन नंबर 3 1674, ऑप्शन नंबर 4 1761। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 1761 है। 1761 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है? चो ओयू मकालू पर्वत, चो ओयू पर्वत, नंबर 1 चो ओयू पर्वत, नंबर 2 मकालू पर्वत, नंबर 3 लोत्से पर्वत, नंबर 4 धौलागिरी पर्वत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 धौलागिरी पर्वत को व्हाइट माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है, श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब हम इनसे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु भी जान लेते हैं। धौलागिरी पर्वत हिमालय पर्वत का पार्ट है, हिमालय श्रेणी में स्थित है। यह विश्व की 7वीं सबसे ऊंची चोटी है, 7वीं सबसे ऊंची चोटी। धौलागिरी पर्वत हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह विश्व की 7वीं सबसे ऊंची चोटी है। अब हम अपने ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। चो ओयू विश्व का 6वां सबसे ऊंचा पर्वत है, 6वां, जो कि नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है, 6वां सबसे ऊंचा। मकालू पर्वत 5वां,
और लोहत्से पर्वत चौथा सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। सबसे ऊंची एवरेस्ट है, जिसकी कुल ऊंचाई 8,850 मीटर है। उसके बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन आइस्टीन है। K2 है जो इस समय पीओके में स्थित है, जो पीओके में स्थित है। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत का एक बंदरगाह शहर था। नंबर 1 अहिच्छत्र, नंबर 2 चंपा, नंबर 3 ताम्रलिप्ति, नंबर 4 श्रावस्ती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत का एक बंदरगाह शहर है। ऑप्शन 1 अहिच्छत्र, ऑप्शन 2 चंपा, ऑप्शन 3 ताम्रलिप्ति, ऑप्शन 4 श्रावस्ती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 ताम्रलिप्ति इस सवाल का सही जवाब है, जो कि आज के उड़ीसा में स्थित है। अब और ये सारे स्थान महाजनपद काल के स्थानों के नाम हैं। अब हम जान लेते हैं अपने ऑप्शंस के बारे में। अहिच्छत्र, जो कि उस समय के उत्तरी पंचाल की राजधानी है। उत्तरी पांचाल की राजधानी है और यह बौद्धों का स्थल भी था। अहिच्छत्र से रिलेटेड इस साल यूपीएससी के मेंस में हिस्ट्री ऑप्शनल में प्रश्न पूछा गया था, जो मैप से रिलेटेड था। तो अहिच्छत्र उत्तरी पांचाल की राजधानी है और यह बौद्ध स्थल के रूप में भी जाना जाता है। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्ली है। और चंपा, जो कि अंगराज की राजधानी है, अंग की राजधानी, अंग की राजधानी। और चंपा, जो कि एक नदी बंदरगाह भी है, नदी बंदरगाह। चंपा अंग की राजधानी और नदी बंदरगाह भी है। श्रावस्ती कौशल की राजधानी है, जिसे आज अवध के नाम से जाना जाता था, जिसे उसके बाद अवध के नाम से जाना जाता था। कौशल की राजधानी, श्रावस्ती कौशल की राजधानी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत का एक बंदरगाह शहर है। इसका सही उत्तर ताम्रलिप्ति है, जो आज के उड़ीसा में स्थित है। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अप्रत्यक्ष कर है? पूंजी लाभ कर, वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर या आयकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 पूंजी एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी के नाम से जाना जाता है। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसको सबसे पहले विश्व में सबसे पहले फ्रांस ने जीएसटी शुरू की थी। भारत में 101 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2016 में पास हुआ था और 1 जुलाई
2017 से जीएसटी भारत में लागू हुई थी। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी भारत में लागू। और जीएसटी के 4 स्लैब्स हैं। उन स्लैब्स में 5%, 12%, 18% और अधिकतम 28% कर लगाया जा सकता है। और जीएसटी का उल्लेख संविधान के 279 ए अनुच्छेद में है। यह अनुच्छेद कहता है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर परिषद होगी, जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा होता है। अब हमारा अगला सवाल, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A में के तहत एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? ऑप्शन 1 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। ऑप्शन 2 87वें संशोधन अधिनियम द्वारा 2003। ऑप्शन नंबर 3 50वें संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 88वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है। 2002 से पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे। उसके बाद 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा एक और जोड़कर 11 मौलिक कर्तव्य इस समय संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में इस समय 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। और यह मौलिक कर्तव्य जो 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था वह है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में है। अब हम अपने ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं कुछ बिंदु। हमारे ऑप्शन नंबर 2 87वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान में 2001 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करने का प्रावधान किया गया था। इसमें कहा गया था कि भारत में जो क्षेत्रों का बंटवारा होता है, जो संसद की सीटें होती हैं, विधायक की सीटें होती हैं, वो 2001 की जनगणना के अनुसार ही उनका क्षेत्र बांटा जाएगा। अगर जनसंख्या पहले से कम हुई तो सीटें कम होंगी, अगर पहले से ज़्यादा हो जाएंगी तो सीटें बढ़ जाएंगी। और हमारे 50वें संशोधन अधिनियम द्वारा सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति के बारे में दिया गया था, संशोधन किया गया था। और 88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में सेवा कर से संबंधित सभी कर केंद्र द्वारा लगाए जाएंगे और उनका बंटवारा राज्य और केंद्र दोनों में बराबर होगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? ऑप्शन 1 मालदेव राठौर, ऑप्शन 2 बप्पा रावल, ऑप्शन 3 राणा कुंभा, ऑप्शन 4 पृथ्वीराज चौहान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वीराज चौहान ने 1191 ईस्वी के
तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 युद्ध हुए थे, एक 1191 में, एक 1192 में, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध और जिसे तराइन का 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें विजय पृथ्वीराज चौहान की हुई थी और इसमें मोहम्मद गौरी जीता था। 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। गौरी विजय 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ। और 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी। अब हमारा अगला सवाल, विश्व आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 19 दिसंबर, ऑप्शन नंबर 2 18 मार्च, ऑप्शन नंबर 3 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर 4 2 फरवरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है। 2 फरवरी को हर साल विश्व आंध्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व आंध्र भूमि दिवस 2022 का विषय वेटलैंड्स, एक्शन फॉर विश्व आंध्र भूमि दिवस का विषय वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर है। विश्व आंध्र भूमि दिवस 2022 का विषय वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर है। दो फरवरी को वेटलैंड्स दिवस, आंध्र भूमि दिवस 2 फरवरी 1971 में हुए। 2 फरवरी 1971 में हुए ईरान के रमसन रमसर में हुए कन्वेंशन फॉर वेटलैंड्स होने के कारण 2 फरवरी
को वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार वेटलैंड्स दिवस या विश्व आर्द्र भूमि दिवस 1997 में मनाया गया था। पहली बार 1997 में मनाया गया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 में ईरान के रमसर में हुए कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के याद में मनाया जाता है। अब हम अपने ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। 19 दिसंबर को मेरी याद में मैंने जहाँ तक कोशिश की मुझे नहीं मिला कुछ भी उतना इम्पोर्टेंट, मगर 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे सिर्फ भारत में मनाया जाता है। 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे जो कि भारत में मनाया जाता है, और 15 जनवरी को उस सबसे इम्पोर्टेंट भारत में सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंद्रह जनवरी को भारत में सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट सवाल, हमारा अगला प्रश्न, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर 2 आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर 3 हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर 4 प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 रिंग ऑफ फायर का संबंध प्रशांत महासागर से है। प्रशांत महासागर जो कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा भी। इसी प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान मेरियाना ट्रेंच है, जो कि विश्व का दुनिया का सबसे गहरा स्थान मेरियाना ट्रेंच जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर से संबंधित है। हमारा अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1952, 26 जनवरी 1959। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो कि अशोक स्तंभ जिसका नाम है, अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जिसे अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। यह स्तंभ विश्व का सबसे ऊंचा स्तंभ है। विश्व का सबसे ऊंचा, जिसकी कुल ऊंचाई 70 फीट है। सत्तर फीट ऊंचा स्तंभ है। और इसी अशोक स्तंभ में 4 शेर हैं।
4 शेर हैं और राइट में घोड़ा और लेफ्ट में बैल है। इसी अशोक स्तंभ के राष्ट्रीय चिन्ह में एक चक्र भी है जिसमें 24 तीलियां हैं, जो कि हमारे राष्ट्र ध्वज में भी अंकित हैं। इस अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं और इसमें दिखाए गए जानवर घोड़ा, जो कि शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता को दर्शाता है। शेर, जो साहस, शौर्य एवं निर्भीकता का प्रतीक है। सांड, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, तो सांड कृषि से रिलेटेड है, कृषि को दर्शाता है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।